मुकाबले के बीच नरेंद्र को कार्तिक से ये उम्मीद नहीं थी। कार्तिक और वागले फोन में लगे पड़े थे और नरेंद्र के सामने उसके जीवन का सबसे बड़ा मुकाबला था। यह अच्छी बात नहीं थी। नरेंद्र तेजी से आसमान से नीचे आ रहा था और उसे सूक्ति के अगले वार का सामना करना था, लेकिन कार्तिक पर नजर पड़ते ही उसका मन उदास हो गया था। जो भी हो, मुझे हर हाल में सूक्ति को पाना ही है। नरेंद्र ने मन ही मन अपने आप को हिम्मत दी और सीधा नीचे गिरने के बजाय उसने अपने आसपास ऊर्जा का एक भंवर बना लिया। इस भंवर पर सवार होकर वो आसमान में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। सूक्ति ने जैसे ही ये देखा, वो उस भंवर का जाल तोड़ने के लिए नरेंद्र के पीछे पीछे लपकी। अब चक्री की तरह उसका घूमना सूक्ति को छलावा दिए जा रहा था, पर अब नरेंद्र के मन में एक नाराजगी थी। उसके सबसे अच्छे शिक्षक ने इस मौके पर उसे अकेला छोड़ दिया था। नरेंद्र ने इस नाराजगी को अपना हथियार बनाया। वो भंवर की शक्ति बढ़ाता गया। उसने अपने मन में उठते हुए असंतोष की बुराई को अच्छाई में बदलकर उसका उपयोग उस भंवर में कर लिया था। बुरे भाव को अच्छे काम के लिए उपयोग करना भी कार्तिक ने ही उसे सिखाया था। वो मन में आती बुराई से जीतने का खास तरीका था। सूक्ति बहुत तेज थी, लेकिन भंवर का पीछा करने में उसे मुश्किल हो रही थी। जैसे ही वो एक तरफ जाती, नरेंद्र उस भंवर के साथ दूसरी ओर छिटक जाता। कुछ ही देर में नरेंद्र सूक्ति को आगे पीछे नचा रहा था और सूक्ति उस भंवर को पकड़ने को आतुर उसके आगे पीछे नाच रही थी। कुछ देर में वो थकने लगी, लेकिन तब उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को उस भंवर में ही धकेल दिया। लेकिन तब भी नरेंद्र की ऊर्जा का वो भंवर कमजोर नहीं हुआ। सूक्ति उस तेज बहाव में आकर नरेंद्र के भंवर में फंसी हुई गोल गोल चक्कर खाने लगी। उन दोनों की ऊर्जा के मिलने से उस भंवर की ऊर्जा कुछ देर में चरम पर जा पहुंची और फिर वो भंवर किसी उछलते हुए झरने की तरह शांत होते हुए नीचे को बैठने लगा। सूक्ति अब भी उस भंवर को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए गोल घूमती हुई नीचे आ रही थी। भंवर के नीचे बैठते ही वो निढाल होकर जमीन पर लेट गई और गहरी सांसें भरने लगी। नरेंद्र भी इस लंबी कश्मकश के बाद थका हुआ था, लेकिन सूक्ति के सिर पर खड़ा हुआ वो मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। मुकाबला खत्म हो चुका था। नरेंद्र ने आखिरकार सूक्ति को जीत लिया था। ये नरेंद्र के जीवन का सबसे खास मौका था। उसने सूक्ति को अपनी बाहों में उठा लिया। सूक्ति बुरी तरह शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी इस खूबसूरत जोड़े के बीच के प्यार और तकरार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सूक्ति के चेहरे पर हाँफते हुए भी गहरी और चंचल मुस्कुराहट थी। उसने हार कर भी नरेंद्र को जीत लिया था और वो हमेशा से यही चाहती थी। जब सबने सुना कि कार्तिक आज जाने वाला है, तो सभी उससे मिलने पहुंचे। ये अवसर इतनी जल्दी आएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। सूक्ति ने तो अब तक कार्तिक से मुलाकात भी नहीं की थी। हालांकि वे सब लंबे समय से उसे नहीं जानते थे, पर एक शिक्षक के रूप में कार्तिक की छवि उनके दिलों में गहराई से बस गई थी। यदि वो ना होता तो उनकी शक्ति इस तरह आगे नहीं बढ़ती। वे दिल से कार्तिक का आदर करते थे, लेकिन कार्तिक को जल्दी से घर जाकर माया से मिलना था। आज उसके 15 दिन पूरे हो चुके थे और वो बड़ी बेसब्री से माया से मिलने को बेकरार था। उसे यकीन था कि माया भी घर पर उसके इंतजार में बैठी होगी। शायद ऐसा ही था भी। माया को अब भी कार्तिक का इंतजार तो था, लेकिन उसकी मुलाकात कुछ समय पहले जिस अजीब बंदे से हुई थी, उसकी वजह से उसके दिमाग में फिलहाल सिर्फ कार्तिक का ही ख्याल नहीं था। उल्टी स्थिति कुछ इस तरह की थी कि माया खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिमाग में दूसरों की तरह के अजीब अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं, जैसे वो सिर्फ माया ही नहीं कोई और भी थी। उसी समय
कार्तिक ने शाखा के सदस्यों के चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब चला जाए। मेरे जाने के बाद हठयोग की खास विधि के बारे में मत भूलना। चिंता मत करिए आचार्य, उन्होंने मिलकर कहा। कार्तिक ने सबकी ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। कुछ और बातों के बाद वो मुड़ा और कार में बैठ गया। सबने कहा, फिर मिलते हैं। सूक्ति दूर खड़ी ये सब देखती रही। उसकी अभी तक कार्तिक से मुलाकात भी नहीं कराई गई थी और ऐसे बीच में उसका जाना उसे ठीक नहीं लगा, पर उसके मन में कार्तिक से मिलने की बहुत इच्छा थी। कार्तिक ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। सारे शाखा के लोग कार्तिक को जाते हुए देर तक देखते रहे। वे यूं ही अचानक चले गए। जितेंद्र ने दुखी आह भरी। सबने याद किया कि पहले दिन उनका कार्तिक के साथ झगड़ा हुआ था और फिर उन्हें सबक सिखाया गया था। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी कल ही हुआ हो। नरेंद्र ने जितेंद्र के कंधे को थपथपाया और कहा, हमारे पास अभी भी फिर से मिलने का मौका है। चलो वापस चलते हैं और तैयारी करते हैं। अभी आगे के बाद भी कुछ और स्तर हैं जिन्हें पाकर हम उनकी नजर में खुद को और भी साबित कर सकते हैं। तो तुम अब सूक्ति के साथ नहीं जाकर फिर तैयारी में लगने की बात कर रहे हो? हां, नरेंद्र ने शांति से उत्तर दिया। उधर कार में क्या बात है? वागले ने कार्तिक से पूछा। कार्तिक ने अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं, हालांकि मैं थोड़ा परेशान हूं, लेकिन घर पर माया मेरा इंतजार कर रही है। यदि वो दक्षिणी लोक का प्रशिक्षक बन गया तो उसे डर था कि उसके पास कोई खाली समय नहीं बचेगा। उसने भले ही लड़ाकों को तैयार करने का अपना काम किया था, लेकिन उतने में भी माया से दूर एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरा था। पर आखिर सिंह वंश ने उसकी काफी मदद की थी और इसका मतलब था कि उसकी भी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती थी, वरना वो इस काम को हाथ में लेता ही नहीं। लेकिन अब बात थोड़ी अलग थी। विनाश ने उन बेकसूर सैनिकों की जिस तरह हत्या की थी, उसे देखकर कार्तिक के मन में भूचाल आ गया था। अभी तक वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि उसे लगता था कि विनाश को संभालने का काम अन्य सैनिक सफलता से कर लेंगे, लेकिन क्या वो और सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने का जिम्मेदार बनने जा रहा था? फिलहाल वो एक और बात के बारे में सोच रहा था और वो था माया को सफाई देना। हालांकि वे फिर से साथ थे और एक जोड़े की तरह साथ रहते थे, लेकिन कागजी रूप से वे अब शादीशुदा नहीं थे, बल्कि तलाकशुदा थे। हालांकि माया ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कार्तिक ने इस बात की परवाह नहीं की थी कि उसे माया की उससे दोबारा धूमधाम से विवाह करने की इच्छा का पता ना हो। उसने अब तक माया को इस बारे में कुछ नहीं कहा था। उसे माया को सफाई देना था और अपना इरादा बताना था। पिछले मौके पर उसने माया के साथ गलत किया था। इस जीवन में वो ऐसा फिर नहीं होने देगा। माया को उसे ये साफ कहना होगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। माया को एक और मैसेज भेजने के बाद कार्तिक खिड़की के सामने झुक गया और कुछ सोचने लगा। उसने आखिरकार 15 दिन होते ही वापस आने का कहा पूरा नहीं किया था। वो किस तरह माया को उसके सामने आने वाले धर्म संकट की हालत समझाए, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। गौतम वागले ने कार्तिक की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि कार्तिक क्या सोच रहा था। वागले ने भौहें उछाल कर पूछा। अचानक कार्तिक की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि सिन क्रिस्टल की पाप शक्ति, जिसे उसने सील्ड बॉक्स में बंद कर दिया था, कहीं से फिर से भड़क उठी हो। 7 महापाप किसी भी बड़ी आफत का कारण बन सकते थे, इसलिए कार्तिक ने कभी उनके मामले में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की थी। उसने तुरंत मोहरबंद बक्सा निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। इसमें कुछ अजीब हलचल महसूस की मैंने। गौतम वागले उस समय चौंक गया जब उसने कार्तिक के हाथ में बक्से में 2 चमकते हुए क्रिस्टल देखे।
कि ये तो पाप की शक्ति का मूल क्रिस्टल का जोड़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल की शैतानी प्रकृति में इतना उतार चढ़ाव क्यों है? कार्तिक ने भौहें चढ़ा ली। पाप ऊर्जा का हाल आज कुछ असामान्य था और ये किसी भी तरह कोई अच्छी बात नहीं थी। गौतम वागले का फोन बजा। कॉल का जवाब देने के बाद उनकी आवाज अजीब तरह से बदल गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। 7 महापाप में से एक सिंह वंश के मुख्यालय में कैद से बाहर आ गया है। गौतम वागले ने घबराते हुए कहा। कौन सा महापाप? कार्तिक ने झट से पूछा। घमंड। जब कार्तिक ने बक्से को बंद किया तो यह पता चला कि इन्हीं पाप की वजह से संसार के सभी पाप ऊर्जा के माध्यम से इस तरह का अलग व्यवहार कर रहे थे। हो सकता था कि उसी वजह से घमंड को बाहर निकलने का मौका मिला हो। हालांकि बक्से में जिसने उन्हें सील किया था वो अमर लोक के थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। वहां अगर वो महापाप बाहर आ चुका है तो इसका अर्थ है कि वहां जरूर बहुत बुरा होने वाला है, गौतम वागले ने गहरी आवाज में कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया और अपने जादुई आंकड़े को निकाला। उसने उससे दरवाजा खोला और कहा, मेरे पीछे आओ। गौतम वागले ने कुछ नहीं कहा और कार्तिक का पीछा किया। अगले ही पल उसके सामने का नजारा एकदम से बदल गया। गौतम वागले चौंक गया। वो सीधे में सिंह वंश के मुख्यालय में पहुंच गया था। क्या ये एक अंतर ध्यान तकनीक का कमाल है? गौतम वागले ने चौंक कर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक कुछ नहीं बोला। वो बड़े गौर से सामने की ओर देख रहा था। सामने एक बहुत अजीब नजारा था। वहां एक विशाल काला गरुड़ था जो हर तरफ कहर बरपा रहा था। वो 7 महापापों का अवतार था, घमंड। क्या कार्तिक उसे वापस बक्से में बंद कर सकेगा? माया को अभी कार्तिक से मिलने के लिए कितना इंतजार करना होगा? क्या विनाश की आजादी कार्तिक के खुशहाल जीवन पर वज्र बनकर गिरेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा।